एक समय की बात है। बाहलपुर का राजा जयव्रत और उसका प्रधानमंत्री सूर्यकांत दोनों ही बड़े ही अच्छे मित्र थे। एक दिन वो दोनों अपने शाही बाग में सैर कर रहे थे। तब राजा ने कहा, मित्र सूर्यकांत, कैसा विचित्र सहयोग है कि हम दोनों ने एक साथ ही एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण की। एक ही दिन हम दोनों का विवाह हुआ और आज तुम्हारी पत्नी और मेरी रानी के भी संतान होने वाली है। महाराज, इसी को कहते हैं प्रभु की लीला। उसकी लीला अपरंपार है महाराज। तभी प्रधानमंत्री के महल से एक दासी दौड़ती हुई आई और कहने लगी, प्रधानमंत्री जी, आपके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है। दोनों मित्र ये समाचार सुनकर बड़े ही खुश हुए। अभी कुछ ही पल बीते थे कि तभी एक दासी दौड़ती हुई आई और महाराज से कहने लगी, महाराज की जय हो। महाराज, महारानी जी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। अब तो दोनों ही मित्र खुशी से गदगद हो उठे। तब राजा ने अपने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी, मैं एक बात सोच रहा हूँ। आज के दिन तुम्हारे यहाँ पर पुत्र और मेरे यहाँ पर पुत्री ने जन्म लिया है। अपनी अपनी संतान के कारण हम दोनों के दोस्ती भविष्य में और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो सकती है। वो कैसे महाराज? हम अभी से उन दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। जब वे दोनों बड़े हो जाएंगे तब उन दोनों का आपस में विवाह कर दिया जाए। इस तरह से हमारी दोस्ती और भी ज्यादा पक्की हो जाएगी। अरे महाराज, आप तो एक अनहोनी कल्पना कर रहे हैं। कहा आप और कहा मैं। प्रधानमंत्री जी, हम दोनों के बीच जो उस की खाई है उसी को बांटने के लिए मैं ये रिश्ता करना चाहता हूँ। महाराज, जब आपने निश्चय कर ही लिया तो भला मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की मित्र, हम आज ही एक समारोह आयोजित करते हैं और उसमें इस बात की घोषणा कर देंगे। और उसी शाम राजमहल में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें राजा ने घोषणा की, यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों और प्रजावासियों, हम घोषणा करते हैं कि समय आने पर हम अपनी पुत्री का विवाह प्रधानमंत्री के पुत्र के साथ ही करेंगे। राज दरबार में उपस्थित सभी लोग उन दोनों को बधाइयाँ देने लगे। फिर राजा जयव्रत के आदेश पर राजकुमारी रतनमाला और प्रधानमंत्री का बेटा चंद्रकांत का लालन पालन राजमहल में ही होने लगा। समय बीता और वो दोनों युवा हो गए। एक दिन की बात है जब राजकुमारी और चंद्रकांत दोनों शाही बाग में घूम रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर मलाईगढ़ का राजा मलाईसेन के साथ राजा जयव्रत भी घूम रहे थे कि तभी मलाईसेन की दृष्टि राजकुमारी और चंद्रकांत पर पड़ी। वो राजा जयव्रत से कहने लगे, राजन, वो सुंदर युवती कौन है? राजन, वो मेरी पुत्री राजकुमारी रतनमाला है। और उसके साथ वो युवक कौन है? वो हमारे प्रधानमंत्री सूर्यकांत का पुत्र और हमारा होने वाला दामाद चंद्रकांत है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ महाराज? आप अपने प्रधानमंत्री के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे? इसमें हर्जी क्या है राजन? प्रधानमंत्री सूर्यकांत हमारे बचपन के मित्र है और चंद्रकांत हर तरह से राजकुमारी रतनमाला का पति बनने के योग्य है। राजन, मुझे आपके विचारों पर हैरानी है। राजकुल में उत्पन्न हुई राजकुमारी को अब साधारण कुल में जन्मे चंद्रकांत के साथ बांध देना चाहते हैं। ये तो राजकुमारी के साथ सरासर अन्याय होगा। राजन, जिस दिन इन दोनों का जन्म हुआ था उसी समय हमने यह रिश्ता पक्का कर दिया था
और उसी रात को एक समारोह में हमने इसकी घोषणा भी कर दी थी। तो क्या हुआ राजन, संबंध तोड़ा भी तो जा सकता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं अपने पुत्र राजकुमार अभयसेन का विवाह आपकी पुत्री के साथ करने को तैयार हूँ, और इससे हम दोनों के राज्य और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। मलाई सेन की बातें सुनकर जयव्रत सोच में पड़ गया और मन ही मन में सोचने लगा कि ये विचार तो अच्छा है। कुछ देर सोचने के पश्चात वो बोले, लेकिन राजन, रतनमाला और चंद्रकांत दोनों को ही इस बात का ज्ञान है कि बचपन में ही उन दोनों का संबंध हो चुका है। यदि मैं राजकुमारी का विवाह आपके पुत्र के साथ करता हूँ तो चंद्रकांत अवश्य ही इस विवाह में रोरे अटकेगा। इसका उपाय मैंने सोच लिया राजन। अब चंद्रकांत को कुछ दिनों के लिए कोई ऐसे कठिन कार्य पर भेज दे जो पूरा करके वह जल्दी वापस ना लौट सके। इस बीच उसकी गैर हाजिरी में हम बड़े आराम से अभयसेन और रतनमाला का विवाह करवा देंगे। हाँ, ऐसा करना ही ठीक रहेगा। तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं राजन? बिल्कुल पक्का समझिए। मैं आज ही चंद्रकांत को राज्य से दूर भेज देता हूँ। आज से ठीक 7वें दिन आप युवराज अभयसेन की बारात लेकर बहलपुर राज्य में आ जाइए। उसी दिन जयव्रत ने चंद्रकांत को अपने पास बुलाया और उससे कहा, चंद्रकांत, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहता हूँ। आज्ञा दीजिए महाराज। चंद्रकांत, हमारे महल के सरोवर में लाल रंग के कमल के फूल खिला करते हैं। हमने सुना है अलकनंदा वन में एक सरोवर है जिसमें नीले रंग के कमल के फूल खिलते हैं। हम चाहते हैं कि तुम अलकनंदा वन जाओ और वहाँ के सरोवर में खिलने वाले नीले कमल के फूल लेकर आओ, ताकि उन कमल के फूलों के द्वारा हमारे महल का सरोवर भी सुशोभित हो सके। ये कौन सा कठिन कार्य है महाराज? मैं आज ही अलकनंदा वन चला जाऊंगा। अपने पिता सूर्यकांत को बताकर चंद्रकांत उसी दिन नीले कमल के फूल लाने के लिए अलकनंदा वन की ओर चल पड़ा। मूर्ख चंद्रकांत, अलकनंदा वन से अब तू 1 महीने से पहले वापस नहीं लौट पाएगा, और इसी बीच मैं राजकुमारी रतनमाला और युवराज अभयसेन का विवाह बिना किसी विघ्न के संपन्न कर दूंगा। और फिर राजा ने अपने रानी को बुलाकर कहा, महारानी जी, राजकुमारी रतनमाला का विवाह मलाईगढ़ के युवराज अभयसेन के साथ पक्का कर दिया है। आज से ठीक 7वें दिन वो लोग बारात लेकर आएंगे। ये आपने क्या किया महाराज? रतनमाला का विवाह तो चंद्रकांत के साथ होना है। आपने खुद ही परसों पहले ये रिश्ता तय किया था। महारानी, वह रिश्ता हमने उस समय बिना सोचे समझे और भावावेश में आके कर दिया था, वरना प्रधानमंत्री सूर्यकांत और हमारी क्या बराबरी। हम राजकुल के हैं, इसीलिए हमारा संबंध भी किसी राजकुल वाले से ही होनी चाहिए। महाराज, इस बारे में आपको इस समय नहीं बल्कि उसी समय सोचना चाहिए था। महारानी, हमें उपदेश ना दो। राजकुमारी रत्नमाला का विवाह युवराज अभयसेन के साथ ही होगा। दूसरी तरफ चंद्रकांत अलकनंदा वन की तरफ बढ़ते जा रहा था और वो मन ही मन सोच रहा था, लगता है यह कार्य सौंपकर महाराज मेरे साहस की परीक्षा लेना चाहते हैं, वरना इस कार्य के लिए वो किसी सैनिक को भी भेज सकते थे। इधर राजमहल में राजा ने प्रधानमंत्री सूर्यकांत को बुलाकर उनसे कहा, प्रधानमंत्री जी, सारे राज्य को दुल्हन की तरह सजा दीजिए। वो किस लिए महाराज? कोई विशेष आयोजन होने वाला है क्या? हाँ, 1 सप्ताह के बाद राजकुमारी रतनमाला का विवाह होने वाला है।
लेकिन महाराज, चंद्रकांत तो नीले कमल लाने के लिए अलकनंदा वन गया है। वहां से उसे वापस आने में कम से कम 1 माह लग जाएगा। फिर ये विवाह 1 हफ्ता में कैसे हो सकता है? ये तुमसे किसने कहा सूर्यकांत कि रतनमाला का विवाह चंद्रकांत के साथ होगा? महाराज, ये आप क्या कहते हैं? तुमने बिल्कुल ठीक सुना सूर्यकांत। पुराना संबंध तोड़कर हम राजकुमारी रतनमाला का विवाह मलाईगढ़ के युवराज अभय सेन के साथ करने जा रहे हैं। महाराज, ये आप ठीक नहीं कर रहे। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हमें किसी का डर नहीं है। हमें जो ठीक लगेगा हम वही करेंगे। महाराज, लगता है आपका विवेक खो चुका है और उसे जगाने के लिए मैं अब कल भरे दरबार में आपसे बात करूंगा। शायद दरबारियों और मंत्रियों के सामने आपको बरसों पहले की गई घोषणा याद आ जाए। तुम मुझे भरे दरबार में अपमानित करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? राजा ने अगले ही पल प्रधानमंत्री पर तलवार का एक भरपूर वार कर दिया और एक ही वार से प्रधानमंत्री लहूलुहान हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जयव्रत के आदेश पर सारा राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया। जब रतनमाला को सारी बात की पता चला तो वो पूरी तरह से बिफर उठी और अपने पिता से बोली, नहीं पिताजी, मैं अभय सेन के साथ विवाह कभी नहीं करूंगी। मेरा विवाह होगा तो सिर्फ चंद्रकांत से ही होगा। रतनमाला, ऐसा करने के लिए तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अपने पिता प्यारा है या चंद्रकांत। राजा जयव्रत के जाने के बाद रतनमाला परेशान हो गई और सोचने लगी, लगता है मुझे अपने प्यार की बलि देनी ही पड़ेगी। ऐसे विकट घड़ी में चंद्रकांत भी तो मेरे पास नहीं है। और फिर वैसे ही हुआ जैसे राजा जयव्रत चाहते थे। नियत समय पर मलाईगढ़ से अभय सेन की बारात आई और बड़ी ही धूमधाम के साथ रतनमाला और अभय सेन का विवाह हो गया। इस घटना के 7 दिन बाद चंद्रकांत अलकनंदा वन में पहुंचा और सरोवर से नीले फूल लेकर वो वापस लौट चला। उसकी वापसी का सफर भी काफी लंबा था। रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया और वो सोचने लगा, क्यों ना इस मंदिर में भगवान के दर्शन करते चले। वो मंदिर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक ऋषि महाराज ने उसे आवाज दी, चंद्रकांत, अब बहलपुर में तेरा क्या रखा है? अब ना तो वहाँ पर तेरे माता पिता है और ना ही वहाँ पर रतनमाला है। अब तू वहाँ पर जाकर क्या करेगा? ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा। मैंने अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया है। रतनमाला का विवाह मलाईगढ़ के युवराज अभय सेन के साथ हो चुका है। तुम्हारे पिता को राजा जयव्रत ने मौत के घाट उतार दिया है। तुम्हारे पिता की मृत्यु के समाचार सुनकर तुम्हारी माता भी इस संसार को छोड़कर जा चुकी है। राजा जयव्रत इतने करोड़ निकलेंगे, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की। ऋषिवर, उन्होंने मेरी सारी दुनिया उजाड़ दी। मैं इन्हें इस बात का सजा अवश्य दूंगा।